Friends, welcome back in our electrostatic class. बच्चों, आज मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि हर जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास में अवेलेबल है, तो मुझे अपने समय की बातें कुछ याद आ जाती हैं। जब मैं पढ़ता था, हमारे यहाँ हॉस्टल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास लॉट ऑफ बुक्स थी। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो बच्चे के पास में बहुत सारी किताबें थी। मेरे कोलीग्स के साथ में बहुत सारी किताबें थी। जो क्लासमेट्स डे स्कॉलर थे उनके पास में बहुत सारी किताबें थी। अब वो क्या करते थे, कभी एक टॉपिक एक बुक से पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक दूसरी बुक से पढ़ लिया, तीसरा टॉपिक तीसरी बुक से पढ़ लिया। कभी भी उनकी कंटिन्यूटी नहीं हो पाती थी और बहुत अच्छे मार्क्स वो नहीं ला पाते थे अपने एग्जामिनेशंस में। हम लोग हॉस्टलर थे, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत ज्यादा बुक्स भी हम लोगों के पास में नहीं थी। कई बार तो सिर्फ लाइब्रेरी से एक बुक बार बार ला करके उससे पढ़ने की कोशिश किया करते थे। लेकिन हम लोगों के साथ में हमारे गाइड बहुत अच्छे थे। हमारे जो फिजिक्स के टीचर थे बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें ये बात बिल्कुल डिटेल में बताई थी कि बेटा बहुत सारी बुक्स को नहीं पढ़ना, लेकिन जिस बुक को पढ़ना है, जिस बुक को एक बेस बुक बनाना है, उसको कंप्लीट करने के बाद ही किसी दूसरी बुक को देखना है। तो स्टूडेंट्स, वही उनके वर्ड्स मैं आज रिपीट कर रहा हूं। आपके पास बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं, काफी सारे फ्री की क्लासेस हो सकती हैं, आप लोगों के डिफरेंट ट्यूशंस हो सकते हैं, डिफरेंट स्कूल टीचर्स की वीडियोस हो सकती हैं। तो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, आगे सीक्वेंस मेंटेन करके रखना। जहां से अच्छा लगे उसको कंटिन्यू करना। किसी भी हाल में सीक्वेंस आपकी डिस्टर्ब ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। हर टॉपिक को इक्वल एम्फसाइज करना। फिजिक्स की एक खूबसूरती यह है कि अगर आप बीच में से कोई भी टॉपिक पकड़ के पढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि वो टॉपिक कहीं ना कहीं जो प्रीवियस हमारे टॉपिक्स हैं उनके साथ में इंटरलिंक होता है। जब तक प्रीवियस टॉपिक हमारे क्लियर नहीं होंगे तब तक हम अगले किसी भी टॉपिक को बखूबी नहीं पढ़ सकते। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मैं कंटेंट की तरफ बढ़ता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास जो हमारी है वो डाइपोल के ऊपर बेस्ड है। डाइपोल की नीड क्या है, डाइपोल हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, ये सबसे पहले समझें। स्टूडेंट, कूलम्ब ने जो लॉ बताया वो पॉइंट चार्ज के लिए था। किसके लिए था? पॉइंट चार्ज के लिए था। अब देखिए, बिहेवियर में सारे के सारे पॉइंट चार्ज तो होते नहीं। आपको एक ऐसा सिर्फ प्लस चार्ज मेरे को कहीं से मिलेगा या माइनस चार्ज कहीं से मिलेगा, तो उसके बेसिस पे सारी स्टडीज मेरी कंटिन्यू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बिहेवियर में मोस्टली जो सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है। जस्ट लाइक मैं बात करता हूं मोस्ट कॉमन सॉल्ट NaCl। अब देखिए, कूलम्ब के अकॉर्डिंग अकेला मेरे पास Na है या अकेला मेरे पास Cl है, तो मैं इनको पढ़ाई करता हूं, इनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूं, इससे डेवलप होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करता हूं। लेकिन आप ये बताइए कि आपको बिहेवियर में Na एज वेल एज Cl अलग अलग कब मिलते हैं? नॉर्मली नहीं मिलते। हमेशा आपको क्या मिलता है? हमेशा आपको ये NaCl का मॉलिक्यूल मिलता है। अब इस मॉलिक्यूल की स्टडी अगर मुझे करनी है तो कूलम्ब्स लॉ में यहां नहीं लगा सकता, कहीं ना कहीं मुझे कुछ एजम्पशंस लेने होंगे। इसलिए मेरे को एक नया कॉन्सेप्ट यहां पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इसलिए इलेक्ट्रिक। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब किनारे। सिंपल। अगर मैं इस NaCl की ही बात करता हूं तो देखिए, मैंने ऐसे पढ़ लिया Na, ये मेरा बॉन्ड लेंथ
बहुत छोटा होता है, सब लोग जानते हैं Cl, आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इस पूरी कंबाइंड फॉर्म को मैं क्या कहूंगा, डाइपोल कहूंगा। तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन हम करें, एग्जैक्टली इट्स ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called an electric dipole। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल नया हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए एक नई क्वांटिटी आई, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये नो डाउट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो बड़ा सिंपल सा है, एनी चार्ज Q। अब देखिए सोडियम और क्लोरीन या क्लोराइड, इसके ऊपर सेम चार्ज होता है, तो इनमें से किसी भी एक के चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस, जिसको मैंने 2a कंसीडर किया है। अब देखिए मैं इसको a भी कंसीडर कर सकता था, लेकिन मैंने इसको 2a कंसीडर किया है। इसके पीछे एक रीजन है, मेरे आगे आने वाली जो कैलकुलेशंस हैं वो कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत अच्छे से मैं उनको परस्यू कर पाऊंगा, इसलिए मैंने इनके बीच की डिस्टेंस को 2a लिया है। एज डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हेंस व्हाई 2a must be displacement not be distance। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन मेरे को कंसीडर करनी है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जो डिस्प्लेसमेंट 2a मैंने कंसीडर किया है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। इस तरह से जो डाइपोल मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी ऑलवेज। जहां तक इसकी यूनिट की बात है, यूनिट भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए चार्ज को मैं एसआई सिस्टम में कूलम से मेजर करता हूं, डिस्प्लेसमेंट को मैं एसआई सिस्टम में मीटर से रिप्रेजेंट करता हूं, तो cm। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहां पे आपको स्मॉल cm नहीं लिखना, वरना तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। आपको कैपिटल C एंड स्मॉल m लिखना है। अगर कहीं परेशानी महसूस करते हैं तो बीच में एक डैश भी लगा सकते हैं, दैट इज कूलम मीटर। तो बच्चों जो नई क्वांटिटी हम लोगों ने पढ़ी, डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई होप सो ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब इस डायग्राम के ऊपर जाकर के मैं इन चीजों को फिर दोबारा से एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये मैंने डाइपोल को थोड़ा एनलार्ज करके डायग्राम की फॉर्म में दे रखा है। यहां सपोज मेरे पास -q चार्ज है, यहां +q चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्ट जो साइन है वो अलग अलग है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, जिसको रेड लाइन से एरो के साथ हमने यहां शो कर रखा है, दैट इज कंसीडर्ड एज 2a। और इसकी डायरेक्शन भी इस एरो हेड के थ्रू है, यानी -2 पॉजिटिव, -2 प्लस। और डाइपोल मोमेंट अगेन मेरे पास यहां पे क्या हो गया, q into 2a एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट भी q into 2a। इट्स अगेन वेक्टर क्वांटिटी। तो जो बात हमने ऊपर समझाई थी वही यहां पे दे रखी है, वही सारी चीजें हैं। आप नोट्स यहां से अपने बना सकते हैं, आपको रिटन फॉर्म में है। अगर आप ये नोट्स प्रिंट फॉर्म में लेना चाहते हैं तो इश्यूज को कॉल करके ये नोट्स आप ले सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने यहां बड़ा फैबुलस सा NaCl का एग्जांपल लेकर के बात की थी। अब मैं यहां कुछ और एग्जांपल्स की बात करूं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जस्ट लाइक मेरा H2O है, HCl है, CH5OH है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेरे को मिल सकते हैं। अब यहां नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा आता है आइडियल डाइपोल।
देखो पहली आइडियलिज्म कूलम्ब्स ने ली थी कि वो पॉइंट चार्ज को कंसीडर करेगा बस। अब उसकी ड्रॉबैक को थोड़ा सा हम लोगों ने ओवरकम करने की कोशिश की, डाइपोल पे आ गए। फिर हम यहां एक एजम्पशन ले रहे हैं कि डाइपोल भी हमारा आइडियल हो या डाइपोल भी हमारा पॉइंट लाइक हो। तो उसके लिए मुझे कंसीडर करना होगा कि साइज इसका टेंड्स टू 0 हो, 2a जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया था वो 0 के आसपास हो, चार्ज जितने ज्यादा बड़े से बड़ा हो जाए उतने ज्यादा बड़े से बड़ा हो, तो इसे मैं आइडियल डाइपोल कहूंगा या पॉइंट डाइपोल कहूंगा। ज्यादातर बुक्स में आइडियल डाइपोल के नाम से ये जाना जाता है, लेकिन इसे हम लोग पॉइंट डाइपोल के नाम से भी जानते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में बी ट्रीटेड एज आइडियल डाइपोल्स, ये बात हम लोगों ने यहां पे मेंशन की हुई है। जितने भी रेड मार्क किए हुए यहां वर्ड्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो बच्चे नोट्स में भी आप इस बात को ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग यहां देखते हैं, देखिए कितना आसान सा न्यूमेरिकल है। 2 charges, 1 + 5 microcoulomb and another -5 microcoulomb. Again listen or took this sincerely. माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁻⁶ बिहेवियर में जो चार्ज मिलते हैं हमें वो इसी ऑर्डर के मिलते हैं, कभी भी 1 कूलम 2 कूलम और 4 कूलम चार्ज आपको नहीं मिलेगा। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ये देखिए प्लस और माइनस है। दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। नो डाउट इन्होंने आइडियल डाइपोल कंसीडर नहीं किया, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। अगर हम आइडियल डाइपोल की बात करते हैं, एचसीएल मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो बच्चों हम ऐसे समझ सकते हैं यहां जो डिस्प्लेसमेंट है H और Cl के बीच में, दैट इज 1.27 into 10⁻⁻10 मीटर। तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां हमारा आइडियल डाइपोल का कांसेप्ट होता है, ये आइडियल डाइपोल नहीं है, यहां पे 1 मिलीमीटर इन्होंने कंसीडर कर रखा है। पूछते क्या है, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। मैं समझता हूं दैट इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करूंगा, 10⁻⁻6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जो मिलीमीटर है इसको मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये मीटर में आ गया। अब मैंने फॉर्मूला यूज किया Q × 2a, सिंपल किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड डाला और ये मैंने डिस्प्लेसमेंट डाला। अगेन ध्यान रखें कि ये जो 10⁻³ निकल के आया है दैट इज द वैल्यू ऑफ 2a, तो मेरे को अगेन इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो ज्यादा बच्चे गलती करते हैं आप लोग ऐसा नहीं करेंगे और दैट इज द आंसर। गुड। तो इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट आई एम मूविंग टुवर्ड्स डाइपोल फील्ड। किसी भी डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, ये मेरे को अभी यहां कंसीडरेशन में लेना है, देखना है, पढ़ना है। तो इसको हेडिंग दिया है हमने डाइपोल फील्ड। देखो बच्चों कोई भी डाइपोल है, जैसे मैंने यहां पे कंसीडर कर रखा है पूरा का पूरा डाइपोल, -q चार्ज ये ले लिया, +q चार्ज ये ले लिया, डिस्प्लेस मैंने अगेन यहां पे 2a ले लिया। अब इस डाइपोल की वजह से फील्ड कितना होगा ये बात मुझे देखना है। यहां कॉन्सेप्ट दे रखा है एक्सियल पॉइंट। स्टूडेंट्स एक्सियल पॉइंट क्या होता है पहले हम ये समझें। मानिए कोई भी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, अगर इसी डिस्प्लेसमेंट की लाइन ऑफ साइट में किसी भी डायरेक्शन में मेरा कोई पॉइंट सिचुएटेड है तो दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सियल पॉइंट। मैं इस डाइपोल से यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सियल पॉइंट, या मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं तो दैट विल बी टर्म्ड एज एक्सियल पॉइंट। तो मुझे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है इस डाइपोल की वजह से वो एक्सियल कॉन्सेप्ट में निकालनी है, और एक्सियल कॉन्सेप्ट में मैंने अपना पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन यहां पे ले रखा है पॉइंट P। देखो बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड काम करेंगे, एक करेगा इस -q चार्ज की वजह से, दूसरा करेगा इस +q चार्ज की वजह से। मैंने यहां सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया है -q चार्ज की वजह से E माइनस का q और +q चार्ज की वजह से E प्लस का q। सबसे बढ़िया तरीका होता है कुछ स्टूडेंट यहाँ पे E1 E2 या EA EB ऐसा भी देते हैं। तो देखो बच्चों सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग इस तरीके का लें जिससे हम कभी भी देखें तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएं। तो यही रिप्रेजेंटेशन सबसे अच्छा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू माइनस चार्ज, that is electrostatic field strength due to +q charge.
लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहां निकालने के लिए नो डाउट मुझे डिस्प्लेसमेंट लेनी होगी। डिस्प्लेसमेंट कहां से लेनी होगी? ये जो डाइपोल मेरे पास है इस डाइपोल के सेंटर से लेनी होगी। तो सेंटर मैं सबसे पहले कंसीडर करूंगा। मान लीजिए O पॉइंट में मैंने इसका सेंटर कंसीडर कर लिया। अब O पॉइंट जो सेंटर था और जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P है, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट मैंने यहां पे R। अब नो डाउट यहां थोड़ी सी बात मुझे और समझनी होगी। क्या समझनी होगी डियर स्टूडेंट? कि अगर मैं प्लस Q से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखता हूं, ये वाला प्लस Q से, तो ये हो जाएगा R माइनस का A। भाई ये पूरा था मेरे पास में क्या, यहां से लेकर के यहां तक R, इसमें से ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट है ये मेरे को सब्ट्रैक्ट करनी होगी, रिमेनिंग बचेगी ये, तो ये कितनी होगी R माइनस A। बिल्कुल इसी तरह से माइनस Q चार्ज से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें मेरे को दो चीजें ऐड करनी होगी। एक ये वाली जो A के बराबर है और दूसरी यहां से लेकर के यहां वाली जो मेरी R के बराबर है। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो मेरा हो जाएगा वो यहां पे हो जाएगा माइनस Q चार्ज से R प्लस A। तो ये बात मैं समझता हूं आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे और आगे जरा देखें, बड़ा कैलकुलेशन है। अब तो कुछ खास बचता नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ज्यादा थोड़ा समझने वाली बात थी तो कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिया। अब कॉन्सेप्ट के बाद में कैलकुलेशन तो आसान है, कर देते हैं। कैसे होगी जरा समझिए। ये देखें स्टूडेंट, ये हम लोगों ने माइनस Q चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड निकाला, तो दैट इज माइनस Q। और फॉर्मूला आपको याद ही होगा, फिर दोबारा से लिख देता हूं। E इज इक्वल्स टू स्मॉल k q ओवर r स्क्वायर। यहां ये मानते हुए वैक्यूम है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा मैंने, Q की वैल्यू लिखी, माइनस का था इसलिए माइनस लिखा, और r स्क्वायर जो था वो यहां r प्लस a के होल स्क्वायर के बराबर था, तो मैंने ये मेंशन कर दिया। डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट जो डायग्राम पे अभी हम लोगों ने लिखी थी वही यहां मेंशन कर दी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग बात करें E पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो यहां पे बस डिफरेंस ये आएगा, ये माइनस का साइन हो जाएगा बिकॉज ऑफ ये डिस्प्लेसमेंट कम है। एक कॉन्सेप्ट यहां यूनिट वेक्टर का और दे रखा है, ये हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं। भाई डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर ही हम लोगों को कंसीडर करना होता है, इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन देता है। लेट अस मूव। मेरे पास यहां पे E नेगेटिव की वजह से, E पॉजिटिव की वजह से दोनों निकल के आ गए। मुझे यहां इक्विवेलेंट निकालना है, तो ऑब्वियसली मैं ये अलजेब्रिक सम करूंगा। क्या करूंगा? अलजेब्रिक सम। तरीका बड़ा बढ़िया सा है, यहां मेरे को सिर्फ वैल्यू डालनी है। E पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था और जो E नेगेटिव का था, E नेगेटिव के साथ में माइनस का साइन लगाया हुआ था, इसलिए ये मेरा माइनस का आ जाएगा। यहां एक बात और समझिएगा, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आप अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस Q चार्ज के पास यहां पे लेंगे। इट मे बी ये माइनस Q चार्ज की वजह से यहां पे आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, तो ऐसी स्थिति में नो डाउट यहां ये वाला फॉर्मूला तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये साइन जरा मुझे देखना होगा। मुझे हमेशा बड़े वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में से छोटे वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को सब्ट्रैक्ट करना है और बड़े वाले की डायरेक्शन या साइन मेरे को पुट करना है। ये बात यहां पे मुझे समझनी है। तो ज्यादातर बुक्स में यही मिलता है कि ये लोग प्लस Q चार्ज के नजदीक अपना पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं और ये सेम डेरिवेशन हर जगह मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए आपने डायग्राम बनाया, रूट मेमोरी में जाके तो डायग्राम बनाएंगे नहीं, आपने अपना डायग्राम बनाया और गलती से इनिशियली आपने यहां पे प्लस Q चार्ज ले लिया, यहां पे माइनस का Q ले लिया। अब तो नो डाउट यहां तक तो ठीक रहेगा डेरिवेशन, लेकिन यहां से आगे फिर आपको सोचना होगा कि मुझे किस तरीके से इसको प्लेस करना है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए कैलकुलेशन की बात हमने सिर्फ वैल्यू डाली है। यहां पे इन वैल्यूज में एक छोटी सी आइडेंटिटी को यूज किया हुआ है। कॉमन ले लिया Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस
1 प्लस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करते हुए आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये मेरे को यहाँ पे मिल जाता है। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। डायरेक्शन देने के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि हमेशा आपको डायरेक्शन जो भी नियरर चार्ज है उसके अलोंग मिलेगी, जो भी नियरर चार्ज है। लेट अस मूव। अब ये 4r जो आया, इस 4ar को मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2ar, और साथ में क्या आ रहा था बच्चे, q आ रहा था। अब जरा देखो, इस q को ले लिया मैंने और 2a को ले लिया, इन दोनों को मिलाकर के मैंने लिख दिया डायपोल मोमेंट p, बचा ये 2, बचा ये r। तो इस तरह से ये 2pr आ गया। गेटिंग द कॉन्सेप्ट। और मेरा जो फॉर्मूला है एक्सेल लाइन के लिए वो मिल गया क्या, ये वाला। अब इसमें स्पेशल केस की बात हम करेंगे, जैसा कि नॉर्मली डायपोल्स के केस में होता है। जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तब ये होता है। क्या होता है, ये स्पेशल केस यहां मेंशन कर रखा है हमने, R इज वेरी वेरी लार्ज देन A। देखो बच्चे, इसे फिर मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि ये कब मेरे को कंसीडर करना है। न्यूमेरिकल करते समय विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जो न्यूमेरिकल डिस्कस किया था उसमें ये वाला केस हमें बिल्कुल नहीं लगाना था। समझिए, मान लीजिए ये मेरा HCl का मॉलिक्यूल है। क्या है बच्चे, HCl का मॉलिक्यूल है। ये H है और ये Cl है। दिखाने के लिए मैं बड़ा दूर दूर दिखा रहा हूं इनको। इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 1.27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है। अब मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मानिए यहां पे है, ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये डिस्प्लेसमेंट सपोज 1 मिलीमीटर है, मीटर नहीं सर, 1 मिलीमीटर है। तो अब जरा देखो बच्चों, इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली ये वाली डिस्टेंस बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है समझिए, ये 10⁻⁻10 है और ये वाली 10⁻⁻3 है। दोनों का रेशियो जो है वो 10⁻⁻7 का आ गया। क्या कॉन्सेप्ट नॉट? तो इट्स ए वेरी बिग क्वांटिटी। यानी यहां पर ये वाला मेरा केस लग जाएगा कि R काफी बड़ा है इससे A से। ठीक, तो जब भी हम मॉलिक्यूलर स्टडी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर स्टडी में जनरली हम लोगों को यही केस लगाना होता है। और वैसे कोई न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, ये डिस्टेंस अगर मेरी 10 गुना है, 100 गुना है, यानी 10 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, तब तक मैं ये स्पेशल केस कंसीडर नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन को करते समय आप लोगों को विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखना है। लेट अस मूव। अब अगर मैं R को बहुत बड़ा ले लेता हूं कंपेयर्ड टू A, तो ऐसी स्थिति में जो A स्क्वायर वाला टर्म यहां पे आ रहा है, इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं। और जैसे ही मैं नेगलेक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r ओवर r टू पावर 4। अब यहां से ये r और एक पावर मैं हटा करके ये लिख दूंगा, मेरा फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो स्पेशल केस में एक्सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे पास ये मिलता है। अब मैं यहां क्या देख रहा हूं, बहुत मजेदार सी चीज देख रहा हूं कि नॉर्मल केस में जब मेरा पॉइंट चार्ज था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ रहा था। लेकिन अब इस केस में जब एक्सेल केस मैंने लिया तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ आ रहा है। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वांटिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बहुत मजेदार सी क्वांटिटी है। इसकी जो रिलेशनशिप है R के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगी आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगी, आपको 1/r² के टर्म्स में मिलेगी, आपको 1/r³ के टर्म्स में मिलेगी। यानी सारी जगह अलग अलग मिलती है। तो अभी अगर आप देखोगे तो आपने दो चीज पढ़ ली, 1/r² के टर्म्स में और 1/r³ के टर्म्स में। बाकी की दो चीजें भी जल्दी ही आप लोग पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में यहां ये तीनों या चारों तरह की प्रोपोर्शनलिटी हम लोगों को मिलती है। अब इसी पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इससे हमारा फंडामेंटल काफी क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम। तो देखो बच्चों, मेरे को
डाइपोल का कॉन्सेप्ट तो मिल गया, लेकिन इट इज नॉट आइडियल डाइपोल। कैसे? डाइपोल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल में कभी हो ही नहीं सकती। चार्ज मेरा छोटा है कंपैरेटिव डिस्टेंस के, तो ये आइडियल नहीं है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। आगे इसका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो भी 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरा आइडियल डाइपोल के केस में या पॉइंट डाइपोल के केस में कभी वैलिड नहीं है। इक्विटोरियल पे मेरे को निकालना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। सॉल्यूशन में मैंने सबसे पहले क्या किया, इस माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, और जो 2a का 10 सेंटीमीटर था उसमें से मैंने सेपरेट कर लिया a को। क्यों सेपरेट कर लिया? क्योंकि अब मेरे को q इंटू 2a नहीं करना, अब तो मुझे एक्सियल वाला अपना फॉर्मूला लगाना है जिसमें 2a की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यहां से इसको सेपरेट कर लिया है। अब आगे कुछ इसमें बचता नहीं है, आगे तो बड़ी छोटी सी बात बचती है, और वो छोटी सी बात क्या है? सिंपल सा जो मेरा नॉर्मल केस था वो नॉर्मल केस लगाना है, p ओवर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इक्विटोरियल वाला केस। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने सारी वैल्यूज डाल दी और यहां से आंसर निकल के आ गया। आई होप सो अब आप लोग इसको आसानी से कर पाएंगे। Our next topic is electric field at an equatorial point of a dipole। अब बच्चों मुझे ये समझना होगा कि ये इक्विटोरियल पॉइंट क्या होता है, इसे जरा मैं समझने की कोशिश करूं। देखिए एक्सियल पॉइंट तो मैंने पढ़ लिया, एक्सियल में तो क्लियर हो गया। अब इक्विटोरियल क्या है वो समझिए। मान लीजिए मेरा ये कोई डाइपोल है और इस डाइपोल का ये कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैं कहीं भी अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेता हूं तो दैट विल टर्म्ड एज इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल का मतलब आपको समझ में आ गया? इक्विटोरियल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लो, दैट विल बी टर्म्ड एज इक्विटोरियल। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम को मैं जरा यहां पहले क्लियर करना चाहूंगा आपसे। डायग्राम में क्या है जरा देखें। ये मेरा माइनस का क्यू चार्ज, ये प्लस का क्यू चार्ज एनलार्ज किया हुआ है फिगर को, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये डाइपोल लेंथ यहां सेंटर से एक तरफ a दूसरी तरफ a, यानी वही 2a हो गई। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये एरो हेड मैंने शो कर रखा है। अब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंसीडर किया, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी, यानी इसी को मैंने इक्विटोरियल भी कहा। अब यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है। मेरा जो सेंटर ऑफ डाइपोल है वहां से जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसको मैंने यहां पे r कंसीडर कर रखा है। अब जैसा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? जनरल फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर x स्क्वायर में लिख देता हूं। तो देखो बच्चों x स्क्वायर की वैल्यू यहां कहां से मिलेगी? ये पाइथागोरस का ट्रायंगल कंसीडर कर लो। राइट एंगल है, यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था हमने। ये इसके लिए यहां पे एक एंगल आपने थीटा कंसीडर किया, तो ये आपका बेस हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब ये हाइपो जो बचा, हाइपो आपका पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू दी पावर 1/2 मिल गया। आई डाउट? तो अब जो मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए वो ये वाली, जैसा इधर है वैसा ही सिमेट्री में मेरा इधर होगा। इस पॉजिटिव चार्ज q की वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालता हूं, तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम पॉइंट ये मेरा होगा, और मैंने यहां पे E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन भी इस एरो हेड से शो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन मैंने टुवर्ड्स द चार्ज ये वाली शो कर रखी है। मेरे पास दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आ गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ऑब्वियस है जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं तो मुझे पैरेललोग्राम लॉ लगा करके इनको सॉल्व करना होता है। तो आई विल यूज हियर पैरेललोग्राम लॉ, देन आई विल कैलकुलेट इट। दोनों के बीच में एंगल मेरा 2 थीटा हो गया। कैसे 2 थीटा हो गया समझिए। यहां पे अगर ये थीटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया।
यहां पे ये थीटा है तो इसके ऑल्टरनेट एंगल ये हो गया। इस तरीके से मेरे को ऊपर नीचे दोनों तरफ थीटा एंगल मिलता है, सिमेट्रिक है, 2 थीटा एंगल हो गया। तो मैं यहां सिंपल सा इस जगह पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू जो यहां कहीं निकल के आएगी किसकी हेल्प से निकाल सकता हूं, पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से निकाल सकता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात समझें, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ऐसा एक्सपीरियंस हमने किया है कि पैरेललोग्राम लॉ से निकालने पे हमारा काम चलता नहीं है। हम लोगों को दूसरे तरीके से निकालने में ज्यादा बेनिफिट होता है, ज्यादा क्वेश्चंस में हमें वही चीजें पूछी जाती हैं। वो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैं एक अलग से डायग्राम यहां बना दे रहा हूं। ये मेरे पास है ई पॉजिटिव वाला, दूसरा ये वाला है मेरा ई नेगेटिव वाला, और ये मेरा यहां पे पैरेलल है लाइन किसके, जो डायपोल लेंथ थी उसके। ये वाला एंगल यहां मेरा थीटा था, ये वाला भी एंगल थीटा है। अब मैं क्या करता हूं, इस P पॉजिटिव का रिजोल्यूशन करता हूं। तो देखो स्टूडेंट, इसका cos कंपोनेंट यहां आएगा और मैं इसे लिखूंगा E पॉजिटिव cos ऑफ थीटा, और इसका जो साइन कंपोनेंट है वो यहां कहीं होगा, इसको लिखूंगा E पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा। जैसे ही ये दो कंपोनेंट मैंने लिखे, अब ये जो मेरा वेक्टर था ये वाला एक तरीके से खत्म हो गया, यानी इसी को मैंने रिजॉल्व करके दो पार्ट में मेंशन कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो E नेगेटिव है, इसके लिए मैं पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूं। जो E नेगेटिव है इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा, दैट विल बी E नेगेटिव cos ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट यहां आएगा, दैट विल बी E नेगेटिव साइन ऑफ थीटा। मैं क्या देख रहा हूं स्टूडेंट्स, E नेगेटिव साइन थीटा का मैग्नीट्यूड E पॉजिटिव साइन थीटा के मैग्नीट्यूड के बराबर है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे को काम करने के लिए सिर्फ ये वाला और ये वाला दो ही कंपोनेंट मिलेंगे। अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दूं तो निश्चित रूप से मेरे को पैरेललोग्राम लॉ यहां नहीं लगाना पड़ेगा और कंपैरेटिवली इजियर वे में आंसर मेरा आ जाएगा। यहां भी मुझे ये देखना है, ड्यू टू सिमेट्री ये वाला डिस्प्लेसमेंट इस वाले डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अल्टीमेटली E नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बराबर होगा E पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड के। तो ये जो दोनों कंपोनेंट मेरे थे, मैं इनको सीधे सीधे लिख सकता हूं 2E मैग्नीट्यूड, इट मे बी फॉर नेगेटिव और मे बी फॉर पॉजिटिव cos ऑफ थीटा। बस ये कैलकुलेशन अगर मैं कर दूं तो मुझे इस जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मिल जाएगा। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? देखिए डायरेक्शन की मैं बात करता हूं तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम। अगर लिखना है तो कैसे कहूंगा, मैं कहूंगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट ए पॉइंट P इन इक्वेटोरियल प्लेन B पैरेलल टू डाइपोल एक्सिस पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये डाइपोल एक्सिस के पैरेलल है और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये बात मुझे यहां पे बतानी होगी डायरेक्शन में। ये ऑल सेम थिंग्स हम लोगों ने मेंशन की हुई है वहां पे आगे डेरिवेशन में। मैं इसे हटा रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए, आपको जो भी इसमें समझना आया वो फिर दोबारा से डिस्कस कर लीजिए। आपके पास वीडियो फॉर्मेट है, आप इसको प्ले करें, पॉज करें, रिवाइंड करें, कुछ भी करें। अब जब तक आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आगे ना बढ़ें। देखिए वीडियो क्लासेस का ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है कि आप अपनी मर्जी से इसको कितने बार भी रिवाइंड कर सकते हैं, कितने बार भी देख सकते हैं। मेरी यहां मजबूरी है, मैं बीच में बहुत ज्यादा पेस आपको नहीं दे सकता, आपके साथ बात मुझे करनी होती है। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो नो डाउट 70 आउट ऑफ 70 अटेम्प्ट करने के लिए बहुत सिलेबस है स्टूडेंट्स। 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, हमें सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल थिंग्स की जरूरत वहां पे होती है। तो एक एक चीज क्लियर करना मैं यहां उचित समझता हूं। अगेन आप लोग इस बात को ध्यान रखें, कंटिन्यूटी हटी फिजिक्स खत्म। अगर आप कंटिन्यूअस नहीं है, कोई भी टॉपिक अगर आपने स्किप किया, बिना समझे किसी भी चीज को आगे बढ़ गए, तो रटते रहना बच्चे, रट के कभी भी फिजिक्स को आप नहीं कर सकते। दैट इज माई एक्सपीरियंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वही एक्सप्लेनेशन मैं दोबारा से कर देता हूं, आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां कुछ नहीं किया हमने,
सिंपल सा E पॉजिटिव की वजह से निकाला, E नेगेटिव की वजह से निकाला, डायरेक्शंस यहां अकॉर्डिंग टू डायग्राम प्रोवाइड कर दी। मैंने यहां पे E Q की बात की, तो जरा देखें दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। जो साइन कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो गए, मैंने यहां पे लिखा हुआ है। जो कॉस कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर दिया और ये दे दिया, कॉस कंपोनेंट्स को ऐड कर दिया और दे दिया। जो ऊपर समझाया था उन्हीं चीजों को मैंने यहां पे लिखा है। और अगेन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर द स्पेशल केस। स्पेशल केस में फिर वही आ जाता है कि अगर मेरा HCl का मॉलिक्यूल है और मैंने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 मिलीमीटर अपार्ट भी ले रखा है, तो ऐसी स्थिति में 10⁻⁻7 का रेशियो आ जाता है मेरा। उस स्थिति में R मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा A से, और मैं इस फॉर्मूले में क्या करूंगा, A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूंगा। जैसे ही A स्क्वायर को नेग्लेक्ट करूंगा मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। यहां भी मैं क्या देख रहा हूं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R3। डायरेक्शन ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, तो दैट्स द वे। अब कोई स्टूडेंट पैरेललोग्राम लॉ लगा करके अगर इसको करना चाहता है, he or she is most welcome, you may do it। चलिए मैं अब यहां एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे शेयर करता हूं। एग्जांपल नंबर 16 देखें। 2 charges plus minus are placed at 5 millimeter apart। अगेन कीप इन माइंड 5 मिलीमीटर है तो ये आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल हो ही नहीं सकता। और जब ये आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल नहीं है तो मुझे अपना जनरल फॉर्मूला यूज करना होगा। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस, यानी जो पहले कॉन्सेप्ट किया था उसके बेसिस पे मिल गया। आपको जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरे कॉन्सेप्ट में आप लोगों को 15 सेंटीमीटर दे रखा है, कहां, पासिंग थ्रू नॉर्मल। पासिंग थ्रू नॉर्मल का मतलब इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट। तो आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों ही यहां पे पूछे गए हैं। और यहां देखिए ये भी दे रहा है कि जो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो सेंटर O से है और किधर है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। तो स्टूडेंट जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे आपको सबसे पहले अपना डायग्राम बना लेना है। डायग्राम के ऊपर ये जो आपको गिवन है ये सारा मेंशन करना है, और जिस समय गिवन आप मेंशन करते हैं उसी समय आप इनकी यूनिट्स को SI सिस्टम में कन्वर्ट करके ले आए, तो मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ये सॉल्यूशन मैंने यहां दे रखा है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके। अब मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग चीजों को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहां से इसको एक बार देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, पहले एक्सियल कॉन्सेप्ट था, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, प्लस चार्ज से 15 सेंटीमीटर अपार्ट, सेंटर से 15 सेंटीमीटर अपार्ट, ये आपको डिस्प्लेसमेंट रखा था। नीचे वाले में कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। यहां 15 सेंटीमीटर मेरे को ये दे रखा था, तो यहां मुझे कुछ नहीं देखना, लेकिन यहां जरूर देखना है। अगर वो टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज कहता है तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां होगा। अगर वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज कहता है तो यही पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अब आपका यहां होगा। तो ये बात आपको एक्सियल में विशेष रूप से ध्यान रखनी है, और एक इस बात को एम्फसाइज करना है कि आप इसमें स्पेशल केस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ये दूसरा केस दे रखा है जो इक्वेटोरियल वाला है, उसका डायग्राम है। इसके बाद मैं टॉर्क की बात करूंगा, तो टॉर्क की बात मैं करूंगा नो डाउट नेक्स्ट क्लास में। बस आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। देखो बच्चे, यहां मैं ये समझाना चाहूंगा, ये दो डेरिवेशंस जो हम लोगों ने आज किए हैं, अगर नॉर्मल क्वेश्चन पेपर हम लोगों का बनता है तो इनमें से किसी एक डेरिवेशन को वो सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है या इनके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। आज तक की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन पेपर बिना इन दो डेरिवेशंस या इन डेरिवेशंस के बेसिस पे किसी क्वेश्चन के बन गया हो। यानी आज की क्लास अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इस क्लास में से 100% आप लोगों को क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। थैंक यू, कीप सेफ, बी इनसाइड योर होम।